हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थिंग्स टेक्निकल। आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे एक नए कोर्स के ऊपर जो कि हमारा आ रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है वो ऑलमोस्ट सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ना होता है। और इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हमारा मोस्ट वाइडली कोर्स कवर होगा वो होगा हमारा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर। तो पहले हम लोग जो नए विद्यार्थी हमारे कोर्स में इनरोल हुए हैं, जो हमारे बीटेक वाले कोर्स में इनरोल हुए हैं, वो सारे बच्चे बड़े ही अपने आप में एक खुशी का अनुभव कर रहे होंगे। और साथ में हम आपको ये बता दें कि जैसे जैसे हमारा कोर्स चलेगा, इस कोर्स में आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के तरीके के ऊपर हम लोग कोर्स के चलते में ही बात करेंगे, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं होगा। जैसे जैसे हम लोग को जहाँ जहाँ जो टॉपिक मिलेगा समझाने के लिए वो टॉपिक समझाते जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम इसके सिलेबस के ऊपर बात करें तो ये जो हमारा AKU इसके लिए सिलेबस देता है वो सिलेबस हमारा डिवाइडेड होता है टोटल 6 मॉड्यूल्स में, जिसमें हमारा मॉड्यूल 1 जो हमारा मॉड्यूल 1 है, बारी बारी से हम लोग सारे मॉड्यूल के ओवरव्यू को समझेंगे और फिर हम लोग मॉड्यूल 1 को आराम से लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे और उसको सीखेंगे। तो जो हमारा मॉड्यूल 1 होता है वो मॉड्यूल 1 होता है हमारा बेस्ड ऑन DC सर्किट। जो मॉड्यूल 1 होता है हमारा वो होता है बेस्ड ऑन DC सर्किट। जो हमारा मॉड्यूल 2 होता है, ये M2 लिखने का सेंस ये है कि मॉड्यूल 2 है, तो मॉड्यूल 2 में जो वाइडली हम लोग बात करेंगे, जिस तरीके से यहाँ DC सर्किट के ऊपर बात किए, तो सिमिलरली जो हमारा मॉड्यूल 2 होगा वो हमारा बात करेगा किसके ऊपर, AC सर्किट के ऊपर। AC सर्किट के फंडामेंटल्स, AC सर्किट के मेन टॉपिक्स को हम लोग मॉड्यूल 2 में कवर करने वाले हैं। और जो हमारा मॉड्यूल 3 होने वाला है वो मॉड्यूल 3 होगा हमारा मैग्नेटिक सर्किट का। वो मॉड्यूल हमारा 3 किसका होगा, मैग्नेटिक सर्किट का। उसके बाद हम लोग आने वाले मॉड्यूल 4 में सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है। इस तरीके से हम लोग मशीन में एंट्री मार चुके होंगे मॉड्यूल 4 तक, और मॉड्यूल 5 में हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा ये मॉड्यूल नंबर 6, ये इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की। बेसिकली इसमें फ्यूज वगैरह, स्विच प्रोटेक्शंस, ये सब हम लोग बात करेंगे। जो भी छोटा मोटा टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के मॉड्यूल में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के मॉड्यूल में। और इस तरीके से जो हमारा BEE कोर्स में जो हम लोगों को पढ़ने दिया जाता है वो होता है टोटल डिवाइडेड किस में, मॉड्यूल 6 में। टोटल हमारा मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक कवर करना होता है। अगर हम इसमें क्रेडिट के ऊपर बात करें तो BEE का जो क्रेडिट हम लोग को दिया जाता है वो क्रेडिट ऑलमोस्ट 5 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा 5। ये क्रेडिट क्या होता है सर, अगर क्रेडिट के ऊपर बात करें तो देखो बाबू, क्रेडिट का मतलब ये है कि ध्यान रखना कि जिस भी सब्जेक्ट का क्रेडिट अगर ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कितना, 3 से एबव, 3 को हम लोग एक बेंचमार्क लेते हैं। अगर 3 से ऊपर है तो वो जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको गुड स्कोर करना है, अगर आपको CGPA में इम्प्रूवमेंट रखना है, साथ ही साथ ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिफाइन करता है। जिस सब्जेक्ट के क्रेडिट जितने ज़्यादा होंगे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो CGPA में अंतर लाएगा वो एक बड़ा अंतर लाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस सब्जेक्ट में हम लोग 30 नंबर भी पास करते हैं, 70 में 30 या 40 भी पास करते हैं, तो अच्छा खासा CGPA इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो BEE ऑलरेडी फेमस है बैकलॉग देने में। फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो BEE में बैकलॉग खाते हैं, उनका बैक लग जाता है। बैक लगने का सेंस ये होता है कि आपको 70 मार्क्स में
25 मार्क्स या इससे ऊपर लाना होता है, और जो विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं उनको ये पेपर बैकलॉग लग जाता है। हाँ, हालांकि कुछ कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, जैसे अगर आपका फर्स्ट ईयर में 4 पेपर है, अगर सपोज 4 पेपर है आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में या फिर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में, और अगर आप 3 सब्जेक्ट में 25 से ऊपर लाते हो, 3 सब्जेक्ट में अगर 25 से ऊपर लाते हो, तो हमारा चौथा वाला जो सब्जेक्ट है अगर वो 25 से 1-2 मार्क्स नीचे रह जाए, बेसिकली अगर 20 से एबव एटलीस्ट 24 तक भी रहे तो आपको उसमें पास कर दिया जाता है पी लगा करके। लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड है जब आपके बाकी सारे पेपर में 25 से ऊपर हो। तो ये हमारा है बैकलॉग लगने का क्राइटेरिया। और बीडब्ल्यूई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बैकलॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकलिटी के ऊपर होता है, बेस्ड है थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के ऊपर। वैसे इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट अपने आप में डिफरेंट है, मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं रखूंगा, लेकिन जहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल है जो होता है वो होता है, आपको बताया कि बीडब्ल्यूई फेमस है बैकलॉग को देने में। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से समझते हो। बहुत लोग इसमें बहुत अच्छा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, तो कोई वैसा प्री कंसेप्ट नहीं है कि सर फेल ही होना है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 1 को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, और मॉड्यूल 1 में क्या क्या कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 जो है वो मॉड्यूल 1 हमारा है डीसी सर्किट के ऊपर। जो सिलेबस हम लोग स्ट्रक्चर वे में बता रहे हैं, इस सिलेबस को स्ट्रक्चर वे में आप आराम से अपने यूनिवर्सिटी के साथ मैच करवा सकते हैं। जो लोग एकेयू यूनिवर्सिटी से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा, साथ ही साथ जो इन टॉपिक्स के साथ रिलेवेंट है उसको भी मैं कवर करते जाऊंगा। ऐसा मत समझना कि एकदम 2D पॉइंट टॉपिक वाइज चलेंगे, नहीं, कुछ इसके अलावे भी जो हमको लगेगा कि ये नीड है वो आपको पहले ही क्लास से ये चीज दिख जाएगा कि हम लोग किस तरीके से उठाते हैं। बेसिकली जो लोग 12 भी थोड़ा बहुत भी कम रहे हो, फिजिक्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा हो, फिर भी उनको भी ये टॉपिक समझ में आएगा। आफ्टर ऑल आप लोग अब आ चुके हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जो आपकी बीमारियां रही है पहले उसको आप दूर कर लो जितना जल्दी, वो ज़्यादा बेहतर है, और वो दूर करने में ये वाला क्लास आपको काफ़ी मदद करने वाला है। तो मॉड्यूल 1 जो हमारा होने वाला है वो मॉड्यूल 1 है, जैसा कि हम बताए कि ये हमारा डील करता है डीसी सर्किट के ऊपर। और डीसी सर्किट में जो हमारा ब्रैकेट बंद करके आपको लेक्चर लिखा होगा 8 लेक्चर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एटलीस्ट प्रोफेसर के हिसाब से 8 आवर की क्लास होने वाली है। ठीक है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा आपका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया जाता है, पर ऐसा कहीं भी कंसेप्ट नहीं है कि आपका 8 आवर लिखा गया तो 8 ही आवर में कवर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक कि आपकी कमांड नहीं आती हो सब्जेक्ट के ऊपर तब तक ये 8 आवर या 8 लेक्चर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके सिलेबस जो एकेयू में दिए हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं, वो यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत ही एक ही में सबको मिला के लिखा गया है। हम उसको अपने फायदे के हिसाब से सारे सिलेबस को पॉइंट वाइज मार्क करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो कुछ इस तरीके से है। जो फर्स्ट में हमको कहता क्या है कि इलेक्ट्रिकल, आप एकदम आराम से इस सिलेबस को मैच कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट पढ़ना है, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट में बेसिकली जो मेन रूप से पढ़ना है वो आर, एल एंड सी के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फर्स्ट टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। और उस एलिमेंट में जो हम लोग बेसिकली मेन एलिमेंट पढ़ने वाले हैं वो है आर, एल एंड सी। क्लियर। दूसरा जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 1 के अंदर वो टॉपिक है हमारा वोल्टेज एंड करंट सोर्स। वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ओके। ये हमको मॉड्यूल 1 का सेकेंड टॉपिक होने वाला है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। दैट मीन्स इसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, केसीएल एंड केवीएल। तो हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में ही सीखने वाले हैं केसीएल और केवीएल को।
जो हमारा फोर्थ टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाला है वो फोर्थ टॉपिक होने वाला है एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विथ डीसी एक्साइटेशन, दैट मीन्स डीसी सोर्स, ठीक है, डीसी एक्साइटेशन दैट मीन्स डीसी सोर्स। तो हमारा जो मॉड्यूल 1 का जो फोर्थ टॉपिक है वो एनालिसिस करेगा, यानी कि सर्किट के कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारे बेस्ड होंगे डीसी एक्साइटेशन पे। इसका मतलब एक डीसी सोर्स होगा उसके अंदर और उसमें कुछ कुछ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगे हुए हो सकते हैं। क्लियर है? इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा 5वां टॉपिक है वो है स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा कन्वर्जन ये बहुत ही मेन कंसेप्ट है और बहुत ही हॉट टॉपिक है मॉड्यूल 1 के लिए। वैसे सारे हॉट टॉपिक हैं जितने कंसेप्ट हैं हमारे। इस 5 वाले के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा 6ठा टॉपिक होने वाला है, यहाँ से इस सब्जेक्ट का जो मेन कड़ी है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा बात करते हैं हम लोग किसका, नेटवर्क थ्योरम की, नेटवर्क थ्योरम्स की, ठीक है। और ये थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस थ्योरम के कड़ी में अगर हम बात करें तो किस किस थ्योरम को पढ़ना है इस नेटवर्क थ्योरम में, अगर उसके ऊपर भी एक झलक बात किया जाए तो जो हमारा फर्स्ट थ्योरम होने वाला है वो है थेवेनिन। बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ इस पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको थेवेनिन समझ में आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बाकी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप मेरे से थेवेनिन सीख जाते हो तो थेवेनिन थ्योरम है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा थ्योरम का, तो दूसरा थ्योरम हमारा नॉर्टन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम। और जो तीसरा है वो है एमपीटी, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है नेक्स्ट, और ये है लास्ट, जो कि है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। ये डी नंबर थ्योरम है जिसको हम लोग जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से, सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से। तो ये हमारा 4 जो थ्योरम है ना, ये 4 थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चारों थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आपको हम बोले तो ये 4 थ्योरम आपको एग्जाम में पास करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं इन द सेंस कि 25 मार्क्स को क्रॉस करवा सकते हैं। क्या ऐसा बात है सर? बिल्कुल सर, ऐसा ही बात है। लेकिन ये चारों के 4 टॉपिक बहुत बच्चे से कवर नहीं हो पाता है। ये भी रीजन होता है कि बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से सेट किया गया है, पर हाँ मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जिसको ये 4 थ्योरम अच्छे से आ रहे हैं वो बच्चा कभी फेल नहीं करता। तो अब हम लोग इसी मॉड्यूल में जो सबसे लास्ट टॉपिक है उस लास्ट टॉपिक को भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल एंड आरसी सर्किट। क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 होने वाला है। मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, जिसमें हम लोग स्पेशल बात करेंगे आर एल एंड सी का। उसके बाद हमारा होने वाला है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। इसका मतलब ये है कि हमको सोर्सेस के बारे में बात करना है, किस किस टाइप के सोर्सेस होते हैं, कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये बात करना है। आप लोगों को ये पढ़ के लग रहा होगा सर ये तो पढ़ के ही आए हैं 11 में, कोई बात नहीं। जब मैं आपको बता रहा हूँ तब आप ये फील करना कि आप कितना अच्छे से इस चीज को जान रहे थे, पहले से जान रहे थे, अच्छी बात है। नहीं जान रहे थे तो भी कोई
गलत बात नहीं है, क्योंकि वो सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए जाएंगे। फिर से हमारा केवीएल और केसीएल आता है, ये केवीएल केसीएल आप लोग वहाँ भी पढ़े हैं 11-12 में भी, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ऐसे समझूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे रेंज में देखेंगे हम लोग। जो हमारा 4th टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विथ डीसी एक्साइटेशन। बेसिक सा बात है कि आरएलसी जब पढ़ लेंगे और सोर्स को पढ़ लेंगे तो हम लोग ये टॉपिक भी कवर कर लेंगे। फिर आता है हमारा एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कन्वर्जन। इस कन्वर्जन पे हमारा बहुत सारा नंबरिकल डिपेंड करता है, तो ये तो हमारा बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारा आएगा नेटवर्क थ्योरम, जो इस वाले मॉड्यूल के लिए एकदम पासिंग मार्क्स के लिए फिक्स थ्योरम है, और ये थ्योरम सबको आना ही चाहिए। अगर ये थ्योरम नहीं आता, ठीक है, अगर ये थ्योरम नहीं आता या ये थ्योरम समझ नहीं आती तो आपको बीडब्ल्यू में बैक लगने के चांसेस तो कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपको आते हैं तो आप पास हो जाओगे, और अगर आपको नहीं आते हैं तो बैक तो लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा समझना। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा, पर हाँ, जिस तरीके से लोग इसको समझाते हैं, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, शायद वो आप इंजॉय करोगे और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा जो टॉपिक है इसमें 7वां टॉपिक वो है टाइम डोमेन एनालिसिस। उतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। हम सारे जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे, कम इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा सही होगा, वो सारा लेक्चर के थ्रू भी हम लोग समझाते रहेंगे। तो इससे 7वां हमारा टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मायने नहीं रखता है जितना कि हमारा थ्योरम पोर्शन या स्टार डेल्टा या ऊपर का टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट रखता है। क्लियर है? तो ये हमारा मॉड्यूल 1 के अंदर का ये सारा टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं अपने सिलेबस में। सेम टू सेम यही सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं अगर बीडब्ल्यू को अच्छे से सीखना है तो। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट दैट मीन्स द आर एल एंड सी को पढ़ने जाए, तो ऐसा करते हैं हम लोग मॉड्यूल 1 का जो ये फर्स्ट टॉपिक है यहाँ से शुरुआत ना करके हम ऐसा समझते हैं कि आपको फिलहाल कुछ नहीं आ रहा, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक। तो अगर बेसिक बात किया जाए खास करके इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, तो बेसिक हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है? एक इलेक्ट्रॉन से और एक चार्ज से। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक है वो कहाँ से होता है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से हमारा स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी। और अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो सबसे बेसिक क्वांटिटी कौन होगा भाई? चार्ज। जब चार्ज नहीं रहेगा तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट काहे का? बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर? अब अगर हम बात करें इस चार्ज के ऊपर, तो चार्ज हमारा, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, चार्ज का जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। बहुत लोगों को अगर नीड लगे कि सर जो आप बोल रहे हो उसे हमें लिखना भी है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके हमारी बातों को आराम से सुन सकते हो और कॉपी में नोट कर सकते हो। जहां नीड होगी या जहां फ्लो में मैं लिखते जाऊंगा वो तो ठीक है, पर जहां नहीं लिखूंगा, अगर आपको नीड है उस चीजों को लिखना, प्रॉपर नोट मेकिंग करना, तो आप उस बात को स्टॉप करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो क्या है? इट इज द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स यूनिट इज कूलम। क्लियर? अगर हम एक कूलम के बारे में बात करें तो सभी लोग जानते हैं, ये सब तो बड़ा बेसिक है भाई, कि 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी सेगमेंट में अगर हम थोड़ा सा और आगे जाए तो हमारा क्या एक और कंसेप्ट आता है जो बेसिक है, बड़ा बेसिक कवर कर रहे हैं। तो एक और हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या आता है? एक और फंडामेंटल आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक और हमारा बेसिक क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो भी हमारा चार्ज होगा ना, जो भी हमारा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ या तो 1 इंटू 2 या फिर 3 इंटू या फिर 4 इंटू, यानी अगर हम बात करें कि यहाँ पे n है क्या, तो भाई ये 1 है या तो 2 है या तो 3 है या तो कुछ भी है जो कि एक काउंटेबल नंबर है। क्लियर? तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो भी हमारा चार्ज होगा, जितना भी चार्ज हमको मिलेगा, वो चार्ज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल का पार्ट होगा। क्लियर है?
मतलब ये कि हम लोग चार्ज जब भी प्राप्त करेंगे तो इसके गिनती के संख्या में प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1.3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज से ही हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? करंट फॉर्मेशन होता है। सर कैसे सर? तो देखो, अगर 12 को थोड़ा सा याद कराया जाए तो जो हमारा चार्ज है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, देखो बेसिकली यहाँ जब भी चार्ज बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर। और चार्ज है किस पे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब भी हम बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन और चार्ज कहने का मीनिंग लगभग सेम ही होगा। क्लियर? तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है डेट मीन्स द चार्ज है, ठीक है, चार्ज है। चार्ज यानी क्या? यानी हम बात करें इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा रुका हुआ है, ठीक है, इसके पोजीशन का बड़ा फर्क करता है। इसके पोजीशन को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक एटम का एक एलिमेंट है। क्लियर? ठीक है, मतलब एलिमेंट के अंदर एक पार्टिकल है। बेसिकली हम लोग उतना डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं, ऊपर बात समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? एक नॉर्मल सा पार्टिकल है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा रुका हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका होता है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का, जो हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट का, जो हम लोग पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, कहाँ? 11-12 में। वहां दो पार्ट हुआ करता था। एक होता था हमारा इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा पोर्शन क्या होता था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ वो कहां से हुआ? इलेक्ट्रॉन के मोशन से। अगर यही इलेक्ट्रॉन हमारा चलने लगे, यानी स्टार्ट्स रनिंग, अगर ये रन करने लगे तो हमारा क्या आ जाएगा पिक्चर में? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है? ये सब पॉइंट उतना नहीं नोट करने का नीड है, ठीक है। अभी मत पूरा का पूरा नोट करना, मत समझना, कहानी है, स्टोरी है, अभी तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिक फंडामेंटल तुम्हारा बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, एक बेस तैयार किया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग सभी जानते हो कोई सिविल का होगा तो आगे समझेगा कि बेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल के बच्चे होंगे तब भी उनको बेस सीखना चाहिए। और चूंकि सब्जेक्ट हमारा मैटर करता है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा 5 क्रेडिट का है तो मैटर करता है उसके डेप्थ को समझना। और किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ से पढ़ना एक अच्छा हॉबी होता है, एक अच्छा तरीका होता है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट से लगाव लाने के लिए ये सब बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है, उनके लिए भी जिनको आता है और उनके लिए भी जिनको एकदम नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, बस इसको सुनते जाना है। तो चार्ज हमारा किस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फॉर्मेट में रह सकता है? या तो भाई वो रुका होगा या तो वो चल रहा होगा। क्लियर? या तो वो रुका होगा या तो वो चल रहा होगा। तो रुका हुआ होगा तो उसका स्टडी हम लोग करके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, और अगर वो चल रहा होगा तो वही हमारा क्या बन जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब कि करंट का फॉर्मेशन किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के चलने से होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के किससे होता है? चलने से होता है। ठीक, तो अब अगर हम करंट के बारे में बात करें, अब चलेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो टाइम डिफरेंस आएंगे। तो यहीं पे हमारा आता क्या है कि जो करंट होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारा चलने लगा है, टाइम के साथ वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो अपना पोजीशन को चेंज करके क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसका मतलब जो करंट है, इस करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। और ये जो करंट है, ये करंट क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। जब भी रेट का बात आता है, तो हमारा क्या आता है? वहां पे डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका? यहाँ पे डेरिवेटिव चार्ज का। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी कि dq अपॉन dt। ठीक है, तो करंट क्या हो गया हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दैट मीन्स द dq अपॉन dt। क्लियर है? अब देखो, चार्ज को हम लोग किससे, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और कूलम अपॉन सेकेंड ही हमारा क्या होता है? एम्पियर। क्लियर है? तो I क्या हो गया? dq अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया? एम्पियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, अगर इसी फॉर्मेशन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो क्या ये मॉडिफिकेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? dq इक्वल टू आई dt। क्लियर? dq इंटू क्या हो गया? आई dt। इसका मतलब हम लोग
चार्ज का निकाल सकते हैं, और अगर ये डीक्यू अमाउंट है और हमको कंप्लीट चार्ज निकालना है तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन अगर डीक्यू का करते हैं होल इंटीग्रेशन, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसके फंक्शन में, टी के फंक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन है। क्लियर। और ये जो आई भी होगा हमारा वो किस फंक्शन में होगा, टी के फंक्शन में, यानी आई ऑफ टी हो गया। और लिमिट क्या करेंगे, तो जो लिमिट वो दिया हुआ होगा, लोअर में कुछ दिया हुआ होगा और अपर में कुछ दिया होगा, और ये लोअर अपर में लिमिट जो दिया होगा किस टर्म में दिया होगा, तो भाई समय के टर्म में दिया होगा, टाइम के टर्म में वो दे के रखेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट से हम लोग बात किए, चार्ज से हम लोग बात किए, करंट में आए, करंट निकाले, और करंट से वापस हम लोग चार्ज भी निकाल लिए। तो ये जो हमारा निकल गया, ये क्या निकल गया, क्यू ऑफ टी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें भाई कि ठीक है हम लोग को करंट तो मालूम चल गया, चलो पेज को चेंज करते हैं, और करंट हमारा मालूम चल गया। तो अगर हम पूछे आपसे कि करंट कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, करंट कितने तरीके के होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, सर दो हम लोग जानते हैं सर, एक होता है हमारा डीसी करंट और एक होता है हमारा एसी करंट। बिल्कुल सही, एक होता है हमारा डीसी करंट और दूसरा क्या होता है, एसी करंट। ठीक है भाई, अगर हम लोग करंट को बांटना चाहे तो ये हमारा है करंट, और इसको हम लोग बांट दिए तो ये दो भाग में बट गया। ठीक है, एक तो हो गया हमारा डीसी करंट जो इसका एक टाइप हुआ, दूसरा टाइप हमारा हो गया एसी करंट। ठीक है, एसी करंट। क्लियर भाई, यहां तक तो ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार डीसी करंट क्या होता है, ठीक है, तो आप डीसी करंट क्या होता है, तो आप बताओगे सर अ करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, अगर एक करंट है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है टाइम के साथ, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, डीसी करंट। यानी इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। क्लियर। इसका मतलब ये क्या हो सकता है भाई, इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है। तो एक करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम को बढ़ाते जाएं, ठीक है, टाइम को बढ़ाते जाएं और ये सिर्फ उसके एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते जाएं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते जाएं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डीसी करंट का एग्जांपल। यहां पर देखो क्या है, यहां पर करंट का डायरेक्शन तो एक ही है और ये जो एग्जांपल है वो हमारा है कांस्टेंट। क्लियर। और अगर बात करें तो क्या, अगर हम जैसे भी बात किए क्या कि डीसी करंट हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो यहाँ से अपना थोड़ा थोड़ा वेराइटी आपको पता चलेगा डीसी करंट में भी। अभी तक हम लोग सिर्फ यही फिगर देखते आ रहे होंगे, जो भी अलग अलग बुक में पढ़ते आ रहे होंगे, वहां तक ऐसा ही लगता होगा कि ये डीसी होता है तो भाई कांस्टेंट ही रहता होगा। लेकिन हमने क्या लिखा कि अ करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब इसको डायरेक्शन वाइज समझते हैं। एक सर्किट है, सपोज करो कि एक सर्किट है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है अपना, क्लियर, और ये हमारा प्लस माइनस का है ये 12 वोल्ट। तो यहाँ पर जब करंट जाएगा तो देखो ये करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है हमारा डीसी करंट का। इसमें जो करंट चल रहा है वो करंट कैसा चल रहा है, आईडीसी। क्लियर, ये हमारा कैसे चल रहा है, आईडीसी। और ये आईडीसी है कैसा, तो भाई ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट कब तक रहेगा, कुछ ही देर तक रहेगा। टाइम के एक पीरियड आने के बाद क्या होगा कि ये डीके होगा या कुछ भी होगा, पर डीके हो या फिर इंक्रीज हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ये डायरेक्शन चेंज करेगा क्या, नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि डीसी करंट को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ना कि कांस्टेंट या वेरिएबल के बेसिस पे। क्लियर है। तो डीसी करंट हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, पर ये दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। क्लियर। अदर हैंड अगर हम एसी के बारे में बात करें तो एसी हमारा सेम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अ करंट डेट चेंजेस, देखना बात को ध्यान से समझना, एक करंट डेट चेंजेस डायरेक्शन विथ टाइम, डायरेक्शन विथ टाइम। ठीक है, ये फर्क है हमारा एसी और डीसी में।
क्लियर, ये फर्क है हमारा एसी और डीसी में। तो जब ये डायरेक्शन चेंज करने का बात किया तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ टाइम के लिए तो पॉजिटिव होगा, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और कुछ टाइम के लिए ये दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है। क्लियर। अगर सर इसमें हमको कांस्टेंट वाला तो आप एग्जांपल दे दिया, अब बिना कांस्टेंट वाला बताओ। तो भाई तुमको पता है कि जो रेक्टिफायर होता है वो इस तरीके से होता है, तो वहां पे भी हमारा डीसी ही होता है, वो पूरा का पूरा वो करंट क्या होता है, डीसी ही करंट होता है। लेकिन वो क्या होता है, देखो वेरिएबल होता है, जो भी रेक्टिफायर पढ़ के आया होगा, या फिर कोई नहीं, नॉर्मल ये समझना कि ये भी हमारा डीसी करंट है और ये भी हमारा डीसी करंट है। ये डीसी करंट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और ये डीसी करंट जो है हमारा वो टाइम के साथ वेरिएबल है, पर डायरेक्शन एक ही है। ये देखो निगेटिव में गया नहीं कभी भी, पर यहाँ देखो ये निगेटिव डायरेक्शन में गया। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर इस केस में हम लोग एक बल्ब को लगा दे और यहाँ पे हम लोग एसी करंट को लगा दे, ठीक है, एसी करंट को लगा दे, तो एक टाइम पर क्या होगा, एक टाइम पीरियड में ये करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दूसरे टाइम पीरियड में यानी कि निगेटिव इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम के साथ क्या किया, अपना डायरेक्शन को चेंज किया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये एसी करंट कहलाया, और ये हमारा डीसी करंट कहलाया। तो ए करंट दैट चेंजेस डायरेक्शन विथ टाइम। एंड डीसी में क्या है, ए करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, यही है मेन पॉइंट। क्लियर। तो करंट का हम लोग टाइप पहले से जानते थे। होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा, होप कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे पहले भी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो इस सेगमेंट को, इस लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मेन इनपुट था आज का लेने का, वो हमारा था क्या, चार्जेस था, करंट था, टाइप ऑफ करंट था। और जब इतना जान चुके हैं तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी कर ही सकते हैं। तो अगर हम इस सेगमेंट में, इस वीडियो के अंत में अगर हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करें, तो हमारा कुछ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड करंट इफ चार्ज इज गिवन। क्लियर, फाइंड करंट इफ चार्ज इज गिवन। अगर चार्ज दिया है तो आपको करंट निकालना है। ठीक है भाई, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, ये सब जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना एकदम ध्यान से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जो फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, वो फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है। अभी आपको देखते ही देखते एक दो लेक्चर में हम ऐसा उड़ाएंगे कि आप देखते रह जाओगे, इसलिए किसी को ऐसा ना लगे कि भाई आप बहुत स्लो हो। ठीक है, ऐसा ना लगे, कि हमें पता है स्टूडेंट का फीलिंग, हमें एक्सपीरियंस है ये कि आप लोग कैसे इस सब्जेक्ट को आसान समझ पाओगे, आसानी से डील कर पाओगे। इस BEE से आप लोग डरोगे नहीं तो हमें पता है कि अच्छे लोग जो अभी तो दिखाते हैं कि सर हमें सब कुछ आ रहा है, उनका ही पेपर में बैक लग जाता है। ठीक है, इसलिए इजी मत लेना। अभी इंजीनियरिंग में आए हो उसको समझना, और इंजीनियर बनना अभी बाकी है, याद रखना। अभी इंजीनियरिंग में आए हो, अभी इंजीनियर बनना बाकी है, इसलिए एक एंथुसियाज्म को क्रिएट करो, उसको मेंटेन करो, और फिर उसी फ्लो में बहते रहो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए जो है वो हमारा Q ऑफ T अगर दिया है 15T क्यूब साइन 2πt। ठीक है, और जो हमारा टाइम है, देखो यहाँ क्या बोलता है, फाइंड करंट इफ चार्ज इज गिवन। Q ऑफ T का देखो चार्ज प्रोफाइल दिया हुआ है Q ऑफ T के फंक्शन में, और जब ये दिया हुआ है तो ये फाइंड करना है, बोलता है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि भाई फाइंड करंट इफ चार्ज इज गिवन, तो देखो अगर हम लेक्चर के प्रीवियस में जाएं, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये कुछ, तो देखो बहुत लोग तो बना ही देंगे क्योंकि सब जानते हैं आई है हमारा dq अपॉन dt होता है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड करंट, तो आई हमको निकालना है, तो आई ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, dq ऑफ dt, सॉरी dq अपॉन dt। और ये q कितना दिया हुआ है, तो देखो 15 है, tq है, साइन है, 2π है, और t है, अपॉन क्या है, dt है। क्लियर। तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड को पुट करना है और लेके आ जाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। बस करना कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है। जो लोग से इस वीडियो के बाद ये सॉल्व नहीं होता है, अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे ये सॉल्व नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती ही है, चाहे वो कितना भी कुछ भी करके आए, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो ये उनके लिए, जिनके लिए सॉल्व हो गया वो बहुत ही आसान, बहुत ही सही। तो आई ऑफ टी हमारा ये निकल जाएगा, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे और निकल जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन भी कर लेना,
ये क्यू ऑफ टी है वो हमारा हो गया 10 e टू द पावर माइनस 4t प्लस हमारा 4t है। और ये इसमें हमको जो निकालना है करंट वो निकालना है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है, 0 सेकेंड पे। तो ये हमको नेक्स्ट लेक्चर से पहले अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। यही हमारा फर्स्ट क्लास। आई होप कि ये फर्स्ट क्लास आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे कंसेप्ट को सीखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।